नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप RSCIT की। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक से। मैं सारी क्लास आपकी बुक से लेके आ रहा हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे ना सारी बुक से आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सामने आप, क्या है। MICR तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। MICR तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। पहला यहाँ पे ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग, दूसरा है बैंकों में चेक पहचानने के लिए, तीसरा है स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है भाषण पहचानने के लिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास में जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। मेरा मतलब जिनकी एग्जाम है ना नजदीक अभी, उनको सभी को ये वीडियो शेयर कर दो आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके शेयर करने से वो बंदे पास भी हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों सवाल था MICR तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। पहला ऑनलाइन शॉपिंग, दूसरा बैंकों में चेक पहचानने के लिए, तीसरा ऑप्शन स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करने के लिए, या भाषण पहचानने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। आपके पास है 10 सेकंड का समय। अगर आपको देना है इसका आंसर तो दे सकते हो दोस्तों जल्दी से, क्योंकि जब आप आंसर दोगे ना तभी थोड़ा मजा आएगा क्लास देखने में और पूरा ध्यान रहेगा आपका पूरी क्लास में, ठीक है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, बैंकों में चेक पहचानने के लिए। क्या दोस्तों, बैंकों में चेक पहचानने के लिए। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक मैंने लगा दिया दोस्तों। किस किस का सही था भाई, बैंकों में चेक पहचानने के लिए MICR का, ठीक है। अब चलते हैं आगे यहाँ से दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों OMR का पूरा नाम क्या है। OMR का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्टिकल मार्क रीडर, दूसरा ऑप्टिकल मैसेज रीडर, तीसरा ओपन मार्किंग रिसोर्स, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आउटपुट मॉनिटर रीडर। बताइए दोस्तों क्या होगा OMR का पूरा नाम। तो OMR का पूरा नाम जो होता है दोस्तों, अगर आपको आता है तो बता सकते हो जल्दी से, वरना मैं बता रहा हूं दोस्तों। OMR का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो किस किस के सही है भाई दोनों क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। OMR का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है। OMR का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है। पहला बैंकिंग में, दूसरा परीक्षा उत्तर पत्रक जांचने में, या फिर बारकोड स्कैन करने में, या फिर आवाज पहचानने में। बताइए दोस्तों किस में किया जाता है OMR का उपयोग। और मैं बता देता हूं आप जो एग्जाम लगेगी वो भी OMR सीट के ऊपर लगेगी। आपको भी 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक ऑप्शन को गोला काला करना है आपको, ठीक है। मतलब काला पीला जो भी आप करना चाहो, जैसे नीला या काला का उपयोग कर सकते हैं। आप जो भी करना है आप कीजिएगा, लेकिन सही से कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना। क्योंकि OMR अगर भरना नहीं आता आपको तो मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों, है ना, और मैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा। आप वहां पे जाके क्लिक कीजिएगा और आराम से देखिए पूरी वीडियो। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए कैसे OMR सीट भरनी है। दोस्तों OMR का मुख्य उपयोग किस रूप में होता है। दोस्तों वो होता है परीक्षा उत्तर पुस्तिका जांचने में, मतलब पत्रक जांचने में। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, परीक्षा उत्तर पत्रक जांचने में, ठीक है। तो उम्मीद है तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर जल्दी से। OCR का कार्य क्या होता है। OCR का कार्य क्या होता है। पहला चेक पढ़ना, दूसरा माइक से आवाज लेना, तीसरा छपे या लिखे गए टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलना, या भाषण को अनुवाद करना। बताइए दोस्तों क्या होता है OCR का कार्य। चेक पढ़ना होता है, माइक से आवाज लेना होता है, छपे या लिखे गए टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलना होता है, या भाषण को अनुवाद करना होता है। बताइए दोस्तों क्या होता है OCR का पूरा मतलब कार्य एक तरीके से। दोस्तों OCR जो कार्य होता है ना वो होता है छपे या लिखे गए टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलना। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, छपे या लिखे गए टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलना, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है। बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है। पहला आउटपुट डिवाइस, दूसरा स्टोरेज डिवाइस, तीसरा इनपुट डिवाइस, या प्रोसेसिंग डिवाइस। बताइए दोस्तों कौन सा डिवाइस है यहाँ पे बार कोड रीडर। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर सकते हो वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके लिए। और उम्मीद है अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो सारी मतलब एक तरीके से जो भी आपकी तैयारी है ना
उसके 4 चांद लग जाएंगे एक तरीके से, मान लो आप। खतरनाक तैयारी करा दूंगा मैं आपकी, मेरा मतलब आपको इस लायक बना दूंगा कि आप एग्जाम में आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। अब पास होने के कई तरीके होते हैं कि आप ऐसे नॉर्मल देख लो ना, वीडियो को अच्छे से देखनी है, साथ में आपको आंसर भी देने हैं और मेरी सारी वीडियोस देखनी है आपको, ठीक है। तभी आप एक तरीके से सारे क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे दोस्तों, और तैयारी आपकी बेटर हो पाएगी, ठीक है। तो दोस्तों बारकोड रीडर किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? बताइए दोस्तों किस प्रकार की डिवाइस है। दोस्तों बारकोड रीडर जो होती है ना, वो होती है दोस्तों इनपुट डिवाइस। क्या होती है दोस्तों? इनपुट डिवाइस होती है। भाई वीडियो को देखते देखते आप शेयर भी कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। आप सभी लोग आंसर दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको वीडियो भी शेयर करनी चाहिए उन लोगों के पास में, मतलब सभी ग्रुपों में शेयर कर दो जिससे सभी को बेनिफिट मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो कौन कौन लोग शेयर कर रहे हैं जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं सभी के कमेंट रीड कर रहा हूँ, लेकिन जवाब देना इसलिए मतलब एक तरीके से वो नहीं, ज़्यादा अगर मैं जवाब दूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी दोस्तों। तो सभी वीडियो कमेंट कीजिए और आंसर आप दीजिए, मतलब जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे पहले आप आंसर दे दीजिए कैसे भी, ठीक है। तो इससे मतलब मजा भी आएगा आपको और साथ में आपको ये क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बारकोड रीडर का उपयोग कहाँ होता है? बारकोड रीडर का उपयोग कहाँ होता है? रेलवे बुकिंग में होता है, सुपरमार्केट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होता है, केंद्र परीक्षा केंद्र में होता है या बैंकिंग सेक्टर में होता है? बताइए दोस्तों किस में होता है बारकोड रीडर का उपयोग? अगर आपको आता है तो 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ओके, बताइए दोस्तों बारकोड रीडर का उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों बारकोड रीडर का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों सुपरमार्केट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। हाँ दोस्तों, सुपरमार्केट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 7वां। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपकी बुक से हैं, ये ध्यान रखना बस आप। सारे क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? आपकी बुक से, इसलिए सारे क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन है स्पीच स्पीच रिकग्निशन डिवाइस क्या करता है? बताइए दोस्तों क्या करता है? स्पीच रिकग्निशन डिवाइस क्या करता है? टेक्स्ट पढ़ता है, आवाज को पहचान कर उसे डेटा में बदलता है, स्कैन करता है या फिर वीडियो रिकॉर्ड करता है? बताइए दोस्तों क्या काम करता है स्पीच रिकग्निशन डिवाइस? क्या कार्य करता है? रिकग्निशन, ध्यान से पढ़ना इस सवाल को। रिकग्निशन, ठीक है। डिवाइस क्या करता है? टेक्स्ट पढ़ता है, आवाज को पहचान कर उसे डेटा में बदलता है, स्कैन करता है या फिर वीडियो रिकॉर्ड करता है? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से। दोस्तों ये डिवाइस क्या काम करता है? डिवाइस ये काम करता है कि आप आवाज पहचान कर उसे डेटा में बदलता है। आवाज पहचान कर उसे डेटा में बदल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे वेबकैम किस श्रेणी का डिवाइस है? वेबकैम किस श्रेणी का डिवाइस है दोस्तों? बताइए दोस्तों वेबकैम मतलब वेब कैमरा किस श्रेणी का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या फिर स्टोरेज डिवाइस है या फिर बताएं हम नेटवर्क डिवाइस है? बताइए दोस्तों किस प्रकार का डिवाइस है वेबकैम? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए दोस्तों। क्वेश्चन इजी है और एग्जाम के लायक भी क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपकी बार। कई लोग बोलते हैं कि सर बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन अदर तरीके से आएंगे। तो भाई बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, अदर तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन बुक से रहेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बुक से आउट नहीं जाएगा, चाहे आप मिला लेना, ठीक है। तो बुक तो पढ़नी है आपको साथ में। अगर बुक पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते हो तो मेरे क्वेश्चन देख लो आप। मेरे क्वेश्चन सारे बुक से ही है, ये मान लो आप, ठीक है। और डीपली क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए, ठीक है। तो वेबकैम किस श्रेणी का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या नेटवर्क डिवाइस है? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों इनपुट डिवाइस। वेबकैम क्या होता है दोस्तों? इनपुट डिवाइस होती है। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था भाई बी ऑप्शन? जल्दी से बता दीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ तक क्लास आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो एक बार लाइक जरूर करना, एक बार ही करना, 2 बार करोगे तो फिर अनलाइक हो जाता है वो, तो एक बार लाइक कर दीजिए। फिर कमेंट चाहे कितनी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमेंट करोगे तभी आपको वीडियो समझ में आएगी
और कमेंट करोगे तो ये लगेगा कि हाँ हम बैठे हैं और लाइव चैट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आ गए एक्सेल के फॉर्मूले। क्या आ गए दोस्तों, एक्सेल के फॉर्मूले आ गए यहाँ पे। और आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। लेफ्ट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एक बात ध्यान रखना, एक्सेल के कम से कम 2 से 3 फॉर्मूले आएंगे एग्जाम के अंदर जिनको आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट की लंबाई निकालने के लिए, टेक्स्ट के बाएं हिस्से के अक्षर निकालने के लिए, टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए। मैं 4 ऑप्शनों के फॉर्मूले बताऊंगा, चारों ही फॉर्मूले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी पूछ क्या रहा है दोस्तों, लेफ्ट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, दूसरा टेक्स्ट की लंबाई को निकालने के लिए, टेक्स्ट के बाएं हिस्से के अक्षर को निकालने के लिए, या टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए। सभी पढ़ो क्वेश्चन, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ में ऑप्शन जरूर पढ़ना, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर कोई है मेहनत करने वाला बच्चा तो आंसर दे सकता है इसका। भाई कौन कौन मेहनत करने वाले, मेरे को पता है सारे के सारे मेहनत कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन, टेक्स्ट के बाएं यानी कि लेफ्ट हिस्से के अक्षर निकालने के लिए। समझ में आ रहा है दोस्तों, टेक्स्ट के बाएं यानी कि लेफ्ट हिस्से के अक्षर निकालने के लिए। लगा लीजिए यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन पे टिक। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। टेक्स्ट को जोड़ने के लिए क्या काम आता है दोस्तों, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए फॉर्मूला काम आता है कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला। ठीक है, टेक्स्ट की लंबाई निकालने के लिए लेन का फॉर्मूला काम आता है दोस्तों, और टेक्स्ट को अपर केस से बदलने के लिए अपर केस फॉर्मूला काम आता है दोस्तों, अपर फॉर्मूला। क्या दोस्तों, अपर। ठीक है, तो अपर क्या काम करता है, टेक्स्ट को अपर केस यानी कैपिटल में बदलता है। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट की लंबाई के लिए लेन का फॉर्मूला, टेक्स्ट के बाएं हिस्से के अक्षर निकालने के लिए लेफ्ट का फॉर्मूला, और यहाँ पे अगर दायां होता, बाएं की जगह दायां होता तो यहाँ पे राइट होता दोस्तों। क्या होता दोस्तों, राइट होता, क्योंकि राइट का जो फंक्शन होता है ना वो टेक्स्ट के दाएं और राइट साइड के अक्षर को निकालता है। और टेक्स्ट को जोड़ने के लिए दोस्तों कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और चारों ऑप्शन भी आपके क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राइट फंक्शन। कौन सा फंक्शन दोस्तों, राइट फंक्शन का कार्य क्या है। राइट फंक्शन का कार्य क्या है, राइट क्लिक करने का कार्य करता है, टेक्स्ट को लोअर केस में बदलता है, टेक्स्ट के दाएं हिस्से के अक्षर निकालता है, या फिर टेक्स्ट को जोड़ता है। बताइए दोस्तों क्या काम करता है राइट का फॉर्मूला या फंक्शन। अगर आपको आता है तो 10 सेकंड का समय देता हूं। अभी मैं 9वां क्वेश्चन क्लियर करके आया हूं इसी चीज को। अगर आपने ध्यान से सुना हो मेरी बात को तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे दोस्तों। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से चलना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लेके आया हूं आपके लिए। और मैं जल्दबाजी करके ये नहीं क्लास फिनिश कर दिया, हो गया काम, ऐसा नहीं दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आया, थोड़ा वक्त लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बताइए 10वें में क्या होगा सही जवाब। 10वें में जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन, टेक्स्ट के दाएं हिस्से के अक्षर निकालना। क्या दोस्तों, टेक्स्ट के दाएं हिस्से के अक्षर निकालना। तो अब मुझे बताइए कि 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए दोस्तों आपके। अभी क्वेश्चन और भी बच रहे हैं, भगना मत, जाना मत दोस्तों अभी, क्योंकि क्लास पूरी लेनी है आपको। तो अब मुझे बताइए 10 में से आपके कितने सवाल सही हो गए भाई। मैं कमेंट सभी की रीड कर रहा हूं, ध्यान रखना, टेंशन मत लीजिए। लेकिन कमेंट में पढ़ नहीं रहा इसलिए क्योंकि मुझे क्लास को लंबी नहीं खींचनी, फिर आप बोर हो जाओगे, फिर बोलोगे सर क्लास छोटी लेके आया करो। कई कमेंट आते हैं सर क्लास छोटी लेके आया करो, तो नहीं। अब मुझे बताइए 10 में से कितने सही हो गए भैया आपके। 10 में से जिसके 9 सही है जल्दी बताइए, 10 में से 9 किसके सही है। और 10 में से 10 वाला कौन सा जीनियस बंदा है, नाम बताइए जल्दी से। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 11वां और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिड फंक्शन किसके लिए उपयोग होता है। मिड फंक्शन किसके लिए उपयोग होता है। अब की बार RSCT में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिड का फंक्शन। मिड फंक्शन किसके लिए उपयोग होता है, प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन, टेक्स्ट की लंबाई निकालने के लिए, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट के मध्य से अक्षर निकालने के लिए, या टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको चारों फंक्शन एक बार। टेक्स्ट की लंबाई के लिए दोस्तों आता है लेन का फॉर्मूला, LEN। ये मतलब एक तरीके से काम करता है दोस्तों, टेक्स्ट की लंबाई निकालता है, लेन का फंक्शन। इसके बाद में टेक्स्ट को जोड़ता है दोस्तों कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला। किसका दोस्तों, कॉनकैटिनेट का। और टेक्स्ट के मिड को मतलब मध्य के अक्षर को निकालने के लिए दोस्तों काम आता है मिड का फॉर्मूला। किसका दोस्तों, मिड का। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, लिखूंगा नहीं, मिड का फॉर्मूला। और अपर केस के लिए दोस्तों अपर का फॉर्मूला काम आता है दोस्तों। किसका आता है, अपर का फॉर्मूला। क्लियर है तक का। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन,
टेक्स्ट के मध्य के अक्षर, टेक्स्ट के मध्य से अक्षर निकालने के लिए दोस्तों, क्या दोस्तों, टेक्स्ट के मध्य से यानी कि बीच से अक्षर निकालने के लिए किसका फॉर्मूला काम आता है दोस्तों, मिड का फंक्शन काम आता है। किसका आता है दोस्तों, मिड का आता है। ठीक है, अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अपर फंक्शन क्या कार्य करता है, या अपर फंक्शन का कार्य, अपर फंक्शन क्या करता है। ठीक है, पहला टेक्स्ट को जोड़ता है, दूसरा टेक्स्ट को अपर केस में बदलता है, तीसरा टेक्स्ट की लंबाई निकालता है, और चौथा ऑप्शन टेक्स्ट को लोअर केस में बदलता है। बताइए दोस्तों क्या काम करता है अपर का फंक्शन। अगर आपको आता है तो 10 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर सही दोगे। तुक्के कोई नहीं फेंकेगा भाई, कई लोग सिर्फ तुक्के फेंक रहे हैं कि ए सही है, बी सही है, सी सही है। ऐसा मत कीजिए, आप सही ऑप्शन दीजिए इसका आंसर दोस्तों। दोस्तों अपर जो फंक्शन होता है, अपर फंक्शन यहाँ पे काम करता है दोस्तों, टेक्स्ट को अपर केस में बदलता है। क्या करता है दोस्तों, टेक्स्ट को अपर केस में बदलता है। किस किस का सही है भाई, टेक्स्ट को अपर केस में बदलता है, अपर का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं वापस रिपीट कर देता हूं, टेक्स्ट को जोड़ता है कौन, कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला। टेक्स्ट की लंबाई कौन निकालता है, लेन का फॉर्मूला। और टेक्स्ट को लोअर केस में कौन बदलता है दोस्तों, लोअर का फॉर्मूला। किसका दोस्तों, लोअर, मतलब लोअर फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 12वां क्वेश्चन आपको एकदम सही से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लोअर फंक्शन का कार्य क्या है। लोअर फंक्शन का कार्य क्या है, टेक्स्ट को जोड़ना, टेक्स्ट की लंबाई निकालना, टेक्स्ट को लोअर केस में बदलना, या टेक्स्ट के अक्षर को हटाना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब लोअर फंक्शन का। ध्यान रखना, जो मैं 3-4 जो क्वेश्चन करवाया ना अभी एक्सेल के मैंने, इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है अब की बार, ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, और उम्मीद है अब की बार मिल सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो लोअर फंक्शन का कार्य क्या है, टेक्स्ट को जोड़ना होता है, टेक्स्ट की लंबाई निकालना होता है, टेक्स्ट को लोअर केस में बदलना होता है, या टेक्स्ट के अक्षर हटाना होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा लोअर फंक्शन का कार्य। 10 सेकंड ले लो भाई तुम, अब आंसर दीजिए जल्दी, देखते हैं किस किस के आंसर सही आते हैं भाई। बताइए जल्दी क्या होगा लोअर फंक्शन का कार्य। दोस्तों लोअर फंक्शन का जो कार्य होगा ना, वो होगा दोस्तों टेक्स्ट को लोअर केस में बदलना। क्या होगा दोस्तों, टेक्स्ट को लोअर केस में बदलना। अब चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लेन फंक्शन किस लिए प्रयोग होता है। लेन फंक्शन किस लिए प्रयोग होता है, या किस लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, दूसरा टेक्स्ट की लंबाई निकालने के लिए, तीसरा ऑप्शन टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, अभी मैं 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे ना, सभी में रिपीट करके आया था कुछ ऐसी चीज। अगर किसी ने ध्यान से देखा हो पता होगा दोस्तों सभी को इसका आंसर। देखते हैं किस किस को पता है भाई। और हाँ, क्वेश्चन देखने के साथ साथ में वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, उन लोगों के पास शेयर करो जिनकी अभी जो आपके जो ऐसे फ्रेंड है जिनकी एग्जाम है दोस्तों अभी, उनको आप शेयर कीजिए जल्दी से। ठीक है, और मुझे बताइए जल्दी किस किसी ने शेयर कर दिया वीडियो, और ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 14वें सवाल की। और 14वां सवाल है, लेन फंक्शन किस लिए प्रयोग होता है, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट की लंबाई निकालने के लिए, टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए, या फिर टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, टेक्स्ट की लंबाई निकालने के लिए। दोस्तों क्या होगा दोस्तों टेक्स्ट की लंबाई निकालने के लिए। समझ में आ गया होगा आपको, टेक्स्ट की लंबाई निकालने के लिए। किस किस का सही था भाई 14वां क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कॉनकैट फंक्शन क्या करता है। कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, दो सेल को घटाता है, दो सेल को जोड़ता है, दो सेल को डिलीट करता है, या दो सेल को कॉपी करता है। बताइए दोस्तों कौन कौन, मतलब क्या क्या मतलब कार्य करता है, या क्या कार्य करता है कॉनकैट का फंक्शन। दो सेल को घटाता है, दो सेल को जोड़ता है, दो सेल को डिलीट करता है, या दो सेल को कॉपी करता है। बताइए जल्दी से। और क्या आपने 2 लोगों के पास शेयर कर दिया है क्या इस वीडियो को, अगर नहीं किया तो कीजिए जल्दी से 2-2 लोगों के पास शेयर, क्योंकि यहाँ पे सवाल में 2-2 सेल बहुत आ रहे हैं, 4 ऑप्शन 2-2 सेल के ही हैं दोस्तों। कॉनकैटेनेट का फॉर्मूला जो काम आता है, इंपॉर्टेंट भी अब की बार, ये जो काम आता है दोस्तों, ये काम आता है दो सेल को जोड़ता है। क्या करता है दोस्तों, दो सेल को जोड़ता है। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, दो सेल को जोड़ता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे 16वें क्वेश्चन की ओर, लेकिन इससे पहले एक सवाल पूछूंगा, 15 में से 15 किसके सही है, जल्दी बताइए दोस्तों, 15 में से 15 किसके सही है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 16वां, टेक्स्ट जॉइंट फंक्शन का प्रयोग कब किया जाता है। टेक्स्ट जॉइंट फंक्शन का प्रयोग कब किया जाता है।
केवल एक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, मल्टीपल रेंज या स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को हटाने के लिए, या फिर केवल नंबर जोड़ने के लिए। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो दीजिए जवाब इसका। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का प्रयोग होता है, मतलब प्रयोग कब किया जाता है, केवल एक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, मल्टीपल रेंज या स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को हटाने के लिए, या फिर केवल नंबर जोड़ने के लिए। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो दीजिए इसका आंसर। दोस्तों टेक्स्ट जॉइन का जो फंक्शन का प्रयोग होता है दोस्तों, या किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल रेंज या स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। क्या दोस्तों, मल्टीपल रेंज या स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। दोस्तों किस किस का सही था भाई 16वां क्वेश्चन, मल्टीपल रेंज या स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन मतलब ये जो फंक्शन है ना आपकी बुक में, ये टेंशन लीजिए आप, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे आपकी बुक से हैं और एग्जाम में भी आपकी बुक से ही आएंगे, ध्यान रखना। तो ये मल्टीपल रेंज या स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए आएगा यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग या उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों। सभी सेल को गिनने के लिए, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, किसी विशेष शर्त पर आधारित आइटम गिनने के लिए, या नंबर को घटाने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो दे सकते हो इसका सही जवाब आप। काउंट इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सभी सेल को गिनने के लिए, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, किसी विशेष शर्त पर आधारित आइटम गिनने के लिए, या नंबर को घटाने के लिए। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो मिलता है 10 सेकंड का समय आपको। जल्दी बताइए दोस्तों किस किसने क्लास शेयर कर दी। और हाँ, लाइक और शेयर के साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा आपको जब सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को। दोस्तों बताइए काउंट इफ का फंक्शन किस लिए उपयोग होता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा 17वें का, वो होगा दोस्तों किसी विशेष शर्त पर आधारित आइटम गिनने के लिए। मतलब आइटम तो गिनता है, काउंट का मतलब गिनना ही होता है, लेकिन इफ लगा दिया तो किसी विशेष शर्त लगा दी उसके आगे, ध्यान रखना। किसी विशेष शर्त के आधार पर आइटम को गिनने के लिए, ध्यान रखना इस चीज का। किसी विशेष शर्त पर आधारित आइटम गिनने के लिए। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आधार कार्ड की सुरक्षा के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। आधार कार्ड की सुरक्षा के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। आप भी चाहते हो कि आपके आधार कार्ड का कोई गलत यूज ना कर ले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको। कभी भी किसी को आधार नंबर नहीं देना चाहिए, कभी भी किसी को आधार नंबर दे देना, बिना तारीख के फोटो कॉपी देना, आधार फोटो कॉपी पर उद्देश्य और तारीख लिखना, किसी भी वेबसाइट पर आधार नंबर डालना। बताइए दोस्तों आधार कार्ड की सुरक्षा के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए आपको। कभी भी किसी को आधार नंबर दे देना चाहिए, या फिर बिना तारीख के फोटो कॉपी दे देना चाहिए, आधार फोटो कॉपी पर उद्देश्य और तारीख लिखना चाहिए, या किसी भी वेबसाइट पर आधार नंबर डालना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बार देखने को मिल सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको आता है तो दीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए ध्यान से, सी ऑप्शन होगा, आधार फोटो कॉपी पर उद्देश्य और तारीख लिखना चाहिए। मतलब अगर आपसे कोई आधार कार्ड की फोटो कॉपी मांगता है ना, तो उसके ऊपर, उस फोटो कॉपी के ऊपर आप उद्देश्य लिखो कि किस लिए दे रहे हो आप उसको, और साथ में तारीख लिख दो, जिससे वो और फोटो कॉपी ना करा पाए और आपका आधार कार्ड का गलत यूज ना करे। ठीक है, तो ये आपको सावधानी रखनी चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 19वां। उम्मीद है 18वां सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। 19वां सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पैन कार्ड आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है। पैन कार्ड आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है। पहला फॉर्म नंबर 60, फॉर्म 16, या फॉर्म 49A, या फॉर्म 112। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो मिलता है 10 सेकंड का समय। आपने भी आधार कार्ड आवेदन किया होगा, और नहीं किया तो आगे जाके करोगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन उसी के लिए कि अगर आप आवेदन करना चाहते हो या आवेदन आपने कर दिया तो कौन सा फॉर्म यूज किया था। फॉर्म नंबर 60 किया था, फॉर्म 16 किया था, फॉर्म 49A किया था, या फॉर्म 112 किया था। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा किया था आपने। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों सी ऑप्शन है, फॉर्म 49A। क्या होगा दोस्तों, फॉर्म 49A। जल्दी बताइए दोस्तों किस किस का सही था भाई, जल्दी बताइए। और हाँ, अब यहां से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं पैन कार्ड के अंदर, ठीक है, या पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों कितने होते हैं।
10 होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये सवाल आ सकता है कि पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं या डिजिट होते हैं, जल्दी बताइए दोस्तों। 10 होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं, सभी से पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है इसका, बस लिख दीजिए कितने होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 20वां सवाल है दोस्तों, आधार नंबर दर्ज करने से पहले हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए? आधार नंबर दर्ज करने से पहले हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए? वेबसाइट बंद है या नहीं, वेबसाइट विदेशी है या नहीं, वेबसाइट सरकारी है या नहीं, वेबसाइट पर वीडियो है या नहीं। बताइए दोस्तों, अगर आपको आधार नंबर दर्ज करने हैं, एक मिनट क्या हो गया, ये आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करने हैं दोस्तों, तो आपको क्या सुनिश्चित करना चाहिए? वेबसाइट बंद है या नहीं, वेबसाइट विदेशी है या नहीं, वेबसाइट सरकारी है या नहीं, वेबसाइट पर वीडियो है या नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या सुनिश्चित करना चाहोगे जब आधार नंबर दर्ज करना चाहते हो किसी वेबसाइट पे? तो दोस्तों आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वेबसाइट सरकारी है या नहीं है, ठीक है। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, वेबसाइट सरकारी है या नहीं है। 20वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और 20 में से आपके कितने सही है भाई, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। किस किस के 20 में से 20 सही है, और किस किस को एक क्लास पसंद आ रही है अच्छे से, जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। भाई किस किस को पसंद आ रही है क्लास? अगर आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 21वां सवाल है दोस्तों, नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने से पहले, नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने, उन्हें नियंत्रित करने तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने, उन्हें नियंत्रित करने तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन भी आपके सामने और इसके 4 ऑप्शन भी आपके सामने, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जल्दी बताइए। नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने, उन्हें नियंत्रित करने तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेनफ्रेम कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो ये काम करता है दोस्तों? पहला ऑप्शन सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या माइक्रो कंप्यूटर है? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। सुपर कंप्यूटर होगा, मिनी कंप्यूटर होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, या फिर माइक्रो कंप्यूटर होगा? जल्दी बताइए दोस्तों। 21वें सवाल में जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों सुपर कंप्यूटर। किस किस का सही है भाई सुपर कंप्यूटर, जल्दी बताइएगा। सुपर कंप्यूटर किस किस का सही है? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है यहाँ तक क्लास आपको बहुत अच्छी पसंद आ रही होगी दोस्तों, और अगर बोर हो चुके तो चाय वगैरह बना लीजिए, पी लीजिए आराम से, क्योंकि क्लास तो आपको देखनी है, पास होना है तो ठीक है। लेकिन बीच में से उठ के कोई नहीं जाएगा, क्योंकि फिर आपको क्लास आगे पीछे हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, सिर्फ 40 ही क्वेश्चन इस क्लास के अंदर, ठीक है। और 40 क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हो दोस्तों एक साथ में। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या है। मौसम की भविष्यवाणी और भूकंप की जानकारी के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी और भूकंप की जानकारी के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का, या पर्सनल कंप्यूटर का? बताइए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी और भूकंप की जानकारी के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का, या पर्सनल कंप्यूटर का? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों यहाँ पे सुपर कंप्यूटर। क्या होगा दोस्तों? सुपर कंप्यूटर। किस किस का सही था भाई सुपर कंप्यूटर? उम्मीद है सभी का सही होगा दोस्तों ये क्वेश्चन तो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? सफारी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, या टास्क बार? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? आप समझ गए होंगे वेब ब्राउजर क्या होते हैं दोस्तों।
तो बताइए, सफारी नहीं है, गूगल क्रोम नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स नहीं है, या फिर टास्क बार नहीं है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, आप बता सकते हो भाई। ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूं आपके ऊपर, अगर बता सकते हो तो जल्दी। तो दोस्तों छोड़ नहीं रहा क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, जवाब मैं दूंगा इसका, लेकिन अगर आपको आता है तो 2 सेकंड के अंदर बता दीजिए आंसर इसका। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है दोस्तों। सफारी भी वेब ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम भी यहाँ पे वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी क्या होता है दोस्तों, वेब ब्राउजर होता है, लेकिन टास्क बार नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होता दोस्तों, टास्क बार नहीं होता। ठीक है, टास्क बार क्या होता है, डेस्कटॉप की निचली बार को क्या कहा जाता है दोस्तों, टास्क बार कहा जाता है। डेस्कटॉप की निचली बार को क्या कहा जाता है दोस्तों, टास्क बार कहा जाता है। और डेस्कटॉप किसे कहा जाता है, मॉनिटर की मुख्य स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, जल्दी बताइए दोस्तों। सबसे तेज मेन फ्रेम है, माइक्रो कंप्यूटर है, वेब ब्राउजर है, या फिर सुपर कंप्यूटर है। अब भाई सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, जल्दी बताइए अगर आपको आता है तो। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, वेब ब्राउजर है, या सुपर कंप्यूटर है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा है सबसे तेज कंप्यूटर। अगर आपको आता है तो जल्दी से बता सकते हो इसका आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है इसका आंसर देने में भाई। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। क्या है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर होता है। लगा लीजिए यहाँ पे टिक, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे 25वां क्वेश्चन। कौन सा है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन है। और 25वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी लाभ नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब की बार देखने को मिल सकता है आपको। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी लाभ नहीं है। पहला स्पीड, दूसरा शुद्धता, तीसरा परिश्रमशीलता, चौथा ऑप्शन है दोस्तों निर्णय लेना, मतलब डिसीजन लेना एक तरीके से। स्पीड, शुद्धता, परिश्रमशीलता, या फिर निर्णय लेना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी लाभ नहीं है। अगर आपको आता है तो 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं, जल्दी से दीजिए इसका आंसर दोस्तों। क्या होगा सही जवाब इसका। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर का जो बुनियादी लाभ है, स्पीड भी होती है कंप्यूटर के अंदर, शुद्धता भी होती है दोस्तों, परिश्रमशीलता भी होती है, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले सकता दोस्तों। क्या नहीं ले सकता, खुद का मतलब एक तरीके से निर्णय नहीं ले सकता, डिसीजन नहीं ले सकता। तो क्या ऑप्शन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा, निर्णय नहीं लेना। ओके, तो किस किस का सही था भाई, 25वें में डी। और 25 में से 25 किसके सही है भाई, जल्दी से बताइए। या फिर 25 में से 24 किसके हैं, जल्दी बताइएगा। और 25 में से 20 से कम किसके सही हुए हैं वो भी बताइए दोस्तों। उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि भाई और बेटर तैयारी कर लीजिएगा, अभी टाइम है थोड़ा, और बेटर तैयारी कर लो जिससे आपको एग्जाम में अच्छे से पास होने का मौका मिले और साथ में शानदार तरीके से आपको खुशी मिले एग्जाम दे करके आए तब। ठीक है, वो कब मिलेगी, जब आप सारी क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 26वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन एक ही पत्र कई व्यक्तियों को भेजने के लिए, तीसरा पेज नंबर जोड़ने के लिए, और चौथा है दोस्तों पेज बॉर्डर लगाने के लिए। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट करने के लिए, एक ही पत्र को कई व्यक्तियों को भेजने के लिए, पेज नंबर जोड़ने के लिए, या पेज बॉर्डर लगाने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। और मेल मर्ज से याद आया दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम चैनल दोसा कंप्यूटर वाला ज्वाइन नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट सूचनाएं देते हैं वहाँ पे। और अगर आपको कोई डाउट था वहाँ से पूछ सकते हो मेरे से भी। और साथ में टेलीग्राम चैनल दोसा कंप्यूटर वाला ही है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों एक ही पत्र को कई व्यक्तियों को भेजने के लिए। क्या दोस्तों, बी ऑप्शन, एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए दोस्तों। किस किस का यहाँ पे ऑप्शन सही है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। बी ऑप्शन किस किसने किया था और किस किसने ये मेल मर्ज किया है एमएस वर्ड के अंदर।
दोस्तों अगर एमएस वर्ड पढ़ते हो, एक्सेल पढ़ते हो, प्रैक्टिकल पढ़ते हो तो मजा ही कुछ और है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, ठीक है। तो एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है दोस्तों एक ही पत्र को कई व्यक्तियों को भेजने के लिए, ठीक है। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27वां। एमएस वर्ड में फाइल को पीडीएफ में सेव कैसे किया जाता है? एमएस वर्ड में फाइल को पीडीएफ में सेव कैसे किया जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन कंट्रोल पी से, दूसरा ऑप्शन सेव एज में जाकर पीडीएफ चुनकर, तीसरा ऑप्शन प्रिंट स्क्रीन दबा करके, और चौथा ऑप्शन दोस्तों इंसर्ट टैब में जा करके। जल्दी से बताइए दोस्तों, एमएस वर्ड में फाइल को पीडीएफ में सेव कैसे किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल पी करके करोगे, सेव एज में जाकर पीडीएफ चुनकर करोगे, या फिर प्रिंट स्क्रीन दबा करके करोगे, या इंसर्ट टैब में जा करके करोगे? जल्दी बताइए दोस्तों, एमएस वर्ड में फाइल को पीडीएफ में सेव कैसे करते हैं, मतलब फाइल का पीडीएफ कैसे बनाया जाता है? दोस्तों अगर आता है तो 10 सेकंड ले लो मेरे से आप, और दीजिए जवाब जल्दी से, और शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिन लोगों की एग्जाम है हाल फिलहाल में कोई कंप्यूटर की, ठीक है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों सेव एज में जाकर के पीडीएफ चुनकर। क्या होगा दोस्तों? सेव एज में जाकर के पीडीएफ चुनकर के। अब कंट्रोल पी से क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल पी से होता है दोस्तों प्रिंट करना। क्या दोस्तों? PRINT, प्रिंट करना होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है दोस्तों? स्क्रीनशॉट लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन से क्या दबाकर, मतलब एक की है उसको दबा करके हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इंसर्ट टैब तो आप पता ही है, मतलब यहाँ तो पीडीएफ बनने से ही दोस्तों, तो यहाँ पे सेवेज में जाओगे आप, उसके बाद में पीडीएफ में जाकर के पीडीएफ बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 27वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एमएस वर्ड में किसी शब्द की वर्तनी और व्याकरण की जांच किस कुंजी से की जाती है? एमएस वर्ड में किसी शब्द की वर्तनी और व्याकरण की जांच किस कुंजी से की जाती है? पहली F7 से, दूसरी F1 से, तीसरी F5 से, और चौथी है दोस्तों Ctrl+F से। जल्दी बताइए दोस्तों, एमएस वर्ड में किसी शब्द की वर्तनी और व्याकरण की जांच किस कुंजी से की जाती है? F7, F1, F5 या Ctrl+F? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो मिलता है 10 सेकंड का समय आपको। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई, किस किस की तैयारी मजबूत है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों F7। क्या होगा दोस्तों? F7। किस किस का सही था भाई? F7। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29वां। यहाँ पे 29वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में सेल A1 से B5 तक के चयन को कैसे लिखा जाता है? मतलब A1 से लेकर के B5 तक का जो रेंज सेलेक्ट करते हो ना, वो रेंज सेलेक्ट कैसे आती है? अगर आपने एक्सेल पढ़ा हो तो आराम से इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ पे पहला ऑप्शन है A1 सेमीकोलन B5, या फिर A1, ये चिन्ह जो दिखाई दे रहा है आपको अनुपात का सा, ये B5, या फिर A1 to B5, या फिर A1, या फिर ये चिन्ह आता है ऐसा कॉमा वाला, या B5। बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है जब आप A1 से B5 तक चयन करते हो, सेलेक्ट करते हो? तो दोस्तों अगर आता है तो दीजिए 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब। अगर नहीं आता तो देखना इस क्लास को, मैं दूंगा इसका आंसर। वैसे दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा A1 B5, ऐसे ये चिन्ह आएगा बीच में, ध्यान रखना। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था भाई, जल्दी से बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों 30वें सवाल की ओर। 30, एक्सेल में क्या पिवोट टेबल का उपयोग होता है? मतलब पिवोट टेबल का उपयोग क्या होता है एक्सेल के अंदर? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है, या चार्ट बनाने के लिए होता है, या डेटा एनालिसिस करने और सारांश निकालने के लिए होता है, या कॉलम को हटाने के लिए होता है? जल्दी बताइए दोस्तों क्या काम आता है यहाँ पे एक्सेल में पिवोट टेबल? अगर आपको आता है तो दे सकते हो आप इसका आंसर। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको मैं दोस्तों, आता है तो दीजिए भाई जल्दी से। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों डेटा एनालिसिस और सारांश के लिए। दोस्तों क्या दोस्तों? डेटा एनालिसिस और सारांश के लिए। किस किस का सही था भाई 30वां क्वेश्चन? और मुझे ये बताइए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन एकदम राइट थे, मतलब जिनमें आपने कोई गलती नहीं की, ठीक है। 30 में से 30 किसके सही है जल्दी बताइए। 30 में से 28 किसी के सही है, और 30 में से 25 से कम किसके सही है भाई? ऐसे कौन कौन लोग जिनके 30 में से 25 से कम सही है, जल्दी बताइए। फिर आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल की ओर। 10 सवाल और बचे इसके बाद में, 40 सवाल की क्लास थी, टेंशन मत लो।
अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 31वां। 31 सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कीबोर्ड पर नेविगेशन कीज में कौन कौन सी की आती है? कीबोर्ड में नेविगेशन कीज में कौन कौन सी की आती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। और इसके 4 ऑप्शन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही वैसे। पहला ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप और पेज डाउन, या फिर बी ऑप्शन कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, या फिर सी ऑप्शन टैब या एस्केप, और यहाँ पे डी ऑप्शन है दोस्तों F1 से F12। बताइए दोस्तों कीबोर्ड पर नेविगेशन कीज में कौन कौन सी की आती है? जल्दी बताइए अगर आपको आता है तो भाई 31वें का सही जवाब, क्योंकि देना तो आपको ही पड़ेगा ना आंसर दोस्तों, तभी आपको समझ में बैठेगी क्लास। ये लोग ऐसे हैं सिर्फ क्लास देख रहे हैं बस और कुछ नहीं कर रहे हो, कमेंट तो कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो कमेंट कीजिए जिससे मुझे पता लगे कि आप कौन कौन से एक तरीके से एक्टिव हैं यहाँ पे आंसर देने के लिए, और किस किस को क्लास पसंद आ रही है भाई, और कौन कौन से शहर से मुझे आप देख रहे हो। अपने शहर का नाम भी बताइए दोस्तों मुझे। तो कीबोर्ड पर नेविगेशन कीज में कौन कौन सी की आती है दोस्तों? इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप पेज डाउन, या फिर कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, या फिर टैब या एस्केप, या फिर F1 से F12। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है, मतलब नेविगेशन कीज में कौन कौन सी आती है दोस्तों, एक तो आती है इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप और पेज डाउन। लगा ली दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही भाई? ए ऑप्शन। और हम बात करें यहाँ पे दोस्तों F1 से F12, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीज होती है ये, इन्हें हम बोलते हैं फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? फंक्शन कीज बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे FUNCTION, फंक्शन की। ओके, अब सवाल यहाँ से बनता है दोस्तों फंक्शन की का, कि फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है 12। कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है F1 से लेकर के दोस्तों F12 तक, और सभी एक विशेष काम करने के लिए जानी जाती है ये। तो फंक्शन देखो, पहली बात नेविगेशन की कितनी होती है, सॉरी नेविगेशन कीज कौन कौन सी होती है? इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप पेज डाउन, ठीक है। और राइट लेफ्ट भी होती है वैसे, ध्यान रखना, राइट और लेफ्ट। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप पेज डाउन, इन्हें क्या बोलेंगे दोस्तों? नेविगेशन की बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें F1 से F12, तो इन्हें बोलेंगे दोस्तों फंक्शन कीज। क्या बोलेंगे दोस्तों? फंक्शन कीज बोलते हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक का? अब फंक्शन की संख्या कितनी होती है, सवाल ये भी आ चुका है एग्जाम के अंदर कि फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, केवल इतना पूछ लेगा आपसे। ऑप्शन देगा 11 होती है कि 12 होती है कि 13 होती है कि 14 होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। और सवाल ये भी आ सकता है कि F1 से F12 तक की कीज को क्या कहा जाता है दोस्तों? फंक्शन कीज कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन कीज वाला भी, याद रख लेना, ठीक है। और एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए जल्दी से। डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन कीज उपयोग लेते हैं? डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन कीज हम उपयोग लेते हैं दोस्तों? जल्दी बताइएगा। डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना है मुझे, तो कौन सी फंक्शन कीज का यूज करूंगा मैं? ऑप्शन दे देता हूँ 4 आपको, ध्यान सुनना। ऑप्शन F1, F2, F5 या F6। बताइए दोस्तों डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन कीज उपयोग की जाती है? F1 की जाती है, F2 की जाती है, F5 की जाती है या F6 की जाती है? जल्दी बताइए दोस्तों, ध्यान से सुन लिया क्वेश्चन आपने, लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ मैंने पूछा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये आ भी सकता है दोस्तों। अब की बार डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी प्रेस की जाती है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों इसका भी आंसर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 32वां। उम्मीद है वो क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया होगा दोस्तों। किस किसी ने बता दिया भाई? जल्दी बताइए। तो अब 32वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कैप्स लॉक और नम लॉक को किस प्रकार की कीज कहा जाता है? कैप्स लॉक और नम लॉक को किस प्रकार की कीज कहा जाता है? पहला मॉडिफायर कीज, दूसरा ऑप्शन टॉगल कीज, तीसरा एक्शन कीज, या फिर चौथा एरो कीज। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर। कैप्स लॉक और नम लॉक को किस प्रकार की कीज कहा जाता है? पहला मॉडिफायर कीज, दूसरा टॉगल कीज, तीसरा एक्शन कीज, और चौथा है दोस्तों एरो कीज। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो दीजिए इसका जवाब दोस्तों। देखते हैं कौन कौन लोग इसका जवाब दे पाते हैं। कैप्स लॉक और नम लॉक को किस प्रकार की कीज कहा जाता है दोस्तों? मॉडिफायर कीज कहा जाता है, टॉगल कीज कहा जाता है, एक्शन कुंजी कहा जाता है, या फिर एरो कीज कहा जाता है दोस्तों? जल्दी बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे कैप्स लॉक, नम लॉक को टॉगल कुंजी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? टॉगल कुंजी कहा जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों ही नहीं है, देखो
एक तो होती है, मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी होती है। देखो टोंगल की संख्या होती है दोस्तों 3 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। टोंगल की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। पहली होती है नमलॉक, ध्यान देना, पहली कौन सी होती है? नमलॉक। दूसरी होती है दोस्तों SCROLL, स्क्रॉल लॉक। कौन सी होती है दोस्तों? स्क्रॉल लॉक होती है। और यहाँ पे तीसरी होती है दोस्तों कैप्स लॉक। कौन सी होती है दोस्तों? CAPS, ठीक है, कैप्स लॉक होती है। पहली होती है दोस्तों नम लॉक, दूसरी होती है स्क्रॉल लॉक, तीसरी होती है दोस्तों यहाँ पे कैप्स लॉक। 3 होती है यहाँ पे की। और सवाल ये भी आ सकता है टोंगल कुंजी की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे मॉडिफायर कुंजियों की, तो इसमें आता है दोस्तों कंट्रोल आ जाएगी, शिफ्ट आ जाएगी, ऑल्ट की आ जाएगी, ठीक है। इन्हें हम एक तरीके से मॉडिफायर कुंजी बोल सकते हैं। और हम बात करें एरो कीज की, तो एरो की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। तो एरो कीज कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो क्या काम करती है? एरो की करती है दोस्तों कर्सर को मूव करने के लिए, ठीक है। जैसे देखो एरो की से कर्सर इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये कर्सर को मूव करने के लिए क्या कौन सी की काम आती है दोस्तों? एरो की काम आती है। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। तो कैसा लगा ये सवाल समझाने का तरीका दोस्तों मेरा? मैंने इसमें कई सवाल बना दिए आपके लिए और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा 32वां भी। और इसके मैंने ऑप्शन भी समझाया दोस्तों, यहाँ से सवाल बन सकता है दोस्तों। क्या दोस्तों? यहाँ से सवाल बन सकता है आपके लिए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है दोस्तों 33वां सवाल है यहाँ पे। 33वां क्या है दोस्तों? फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को इस प्रकार से जाना जाता है। सीडी को फाइल कॉपी करने की या सीडी को फाइल में कॉपी करने की प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। भंडारण कहते हैं, प्रतिलिपि कहते हैं, बर्निंग कहते हैं या पेस्टिंग कहते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को इस प्रकार से जाना जाता है। पहला भंडारण, दूसरा प्रतिलिपि, तीसरा बर्निंग या फिर पेस्टिंग। बताइए दोस्तों क्या कहा जाएगा इसको? मतलब एक सीडी है आपके पास में, उसको आप कॉपी करना चाहते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सवाल ये है दोस्तों, सीडी को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैंने समझा दिया अच्छे से आपको। उम्मीद है इस सवाल को समझ गए होंगे आप, और समझ गए तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो बोर हो गए क्लास से? क्या आपको मेरी क्लास बोरिंग लग रही है दोस्तों? बोरिंग तो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि खैर बोरिंग हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन ही तो पढ़ रहे हैं दोस्तों। कोई बात नहीं, बोरिंग ही है लेकिन देख लीजिए आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अब की बार इसमें से क्वेश्चन मिलने के बहुत सारे चांस हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए कोई चांस आपको खोना नहीं है और क्लास आपको पूरा देखना है, ठीक है दोस्तों। सीडी को फाइल में कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं दोस्तों बर्निंग। क्या कहते हैं दोस्तों? बर्निंग कहते हैं। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही है भाई बर्निंग? किस किस ने प्रयास किया था इसका जवाब देने का? बर्निंग किस किस का सही है भाई? जल्दी बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है 33 सवाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 34 सवाल। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। पहला मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा इम्पैक्ट प्रिंटर, तीसरा लेजर प्रिंटर या फिर चौथा ऑप्शन है मैनुअल प्रिंटर। बताइए दोस्तों क्या होगा डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार? मैट्रिक्स प्रिंटर होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर होगा या फिर लेजर प्रिंटर होगा या फिर मैनुअल प्रिंटर होगा? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर मैनुअल प्रिंटर। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा 34वें का सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है, अगर आप देना चाहो दे सकते हो इसका आंसर भाई। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होगा दोस्तों? इम्पैक्ट प्रिंटर। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही है भाई? इम्पैक्ट प्रिंटर। अब की बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है क्वेश्चन भी। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा दोस्तों? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब चलते हैं दोस्तों 35वें सवाल की ओर। 35वां सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 35वां, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? पहला ऑप्शन यहाँ पे स्टैटिक रैम, दूसरा डायनामिक रैम, तीसरा ईपीरोम या फिर चौथा है दोस्तों रोम।
निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? पहला स्टैटिक रैम, दूसरा डायनामिक रैम, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन आएगा ईपीरोम या फिर रोम। बताइए दोस्तों कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जो प्रति सेकंड कई बार क्या होती है दोस्तों? रिफ्रेश होती है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? अगर आपको आता है तो दीजिए इसका जवाब। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है भाई? दोस्तों ऐसी मेमोरी है वो है दोस्तों डायनामिक रैम। क्या है दोस्तों? डायनामिक रैम। ऐसी मेमोरी है ये जो कई बार क्या होती है दोस्तों? रिफ्रेश होती है। क्या होती है दोस्तों? रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब ताजा होना एक तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 36वां। 35 सवाल हो गए, लेकिन एक सवाल और पूछ लेता हूँ यहाँ से मैं आपसे कि बताइए 35 में से 35 किस बंदे के सही हैं? किसके सही है भाई 35 में से 35? मतलब पूरे के पूरे किसके सही है? अभी तक एक भी सवाल गलत नहीं हुआ क्या आपका? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 36वां। 36वां क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? पहला ऑप्शन डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर, तीसरा लेजर प्रिंटर या फिर चौथा ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? पहला डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर, तीसरा लेजर प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो मिलता है 10 सेकंड का समय आपको। अगर दे पाते हो इसका जवाब तो देखते हैं। मुझे पता है कि आप अच्छे से इसका जवाब दे पाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो, ठीक है दोस्तों। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों लेजर प्रिंटर। कौन सा होगा दोस्तों? लेजर प्रिंटर, ठीक है। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर? तो वो होगा दोस्तों लेजर प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है। तो क्या ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पे सी ऑप्शन लेजर प्रिंटर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है 36वां सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। किस किस को अच्छे से समझ में आ गया भाई जल्दी बताइए। अब चलते हैं दोस्तों 37वें सवाल की ओर। देखिए ध्यान से क्या है, आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? प्रोसेस विनिर्देश, मेमोरी क्षमता, हाई डिस्क विनिर्देश या फिर उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? प्रोसेस विनिर्देश या फिर मेमोरी क्षमता, हार्ड डिस्क विनिर्देश या फिर उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा 37वें में? क्या ऑप्शन आएगा? जल्दी बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन आएगा? 10 सेकंड का समय। देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। किस किस को क्वेश्चन समझ में आ गया भाई और किस किस को पूरी क्लास समझ में आ गई ये बता देना। कहीं ऐसे हो कि बहुत बेकार क्लास है भाई, किसको अच्छी लग रही है? मैंने इसमें काफ़ी सारी मेहनत की है दोस्तों आपके साथ एक क्वेश्चन लाने के लिए। तो आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है प्रोसेस विनिर्देश। मतलब ये ऑप्शन भी होगा सही यहाँ पे, प्रोसेस विनिर्देश, साथ में मेमोरी क्षमता और हार्ड डिस्क विनिर्देश। मतलब तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तीनों ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। प्रोसेसर विनिर्देश, मेमोरी क्षमता, हार्ड डिस्क विनिर्देश और उपरोक्त सभी आएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि तीनों ऑप्शन क्या है दोस्तों इसमें सही है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन भी आपने पढ़ लिए होंगे चारों के चारों, साथ में क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 38वें सवाल की ओर। 38वां क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। MS पावर पॉइंट की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? MS पावर पॉइंट की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट, पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, डॉट XLSX या फिर डॉट PPTX या फिर डॉट DOCX या फिर डॉट TXT। बताइए दोस्तों क्या होगा MS पावर पॉइंट की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन? अगर आपको आता है तो 10 सेकंड का समय देता हूँ। ये क्वेश्चन तो मैं कई वीडियोज में करा चुका, मेरी कई क्लास में करा चुका दोस्तों, और अब की बार इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन। तो कौन कौन चाहता है भाई इसका आंसर देना? जल्दी से बताइएगा। किस किस को यहाँ पे मतलब ये क्लास पसंद आ रही है और साथ में ये क्वेश्चन किसको पसंद आया? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट का जो यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है दोस्तों डॉट PPTX। क्या होता है दोस्तों? डॉट PPTX। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होता है वो होता है एक्सेल के लिए। मतलब एक्सेल का जो यहाँ पे अगर लिखा था ना कि एक्सेल की फाइल का
डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो होता है डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है। पावर पॉइंट का हो गया डॉट पीपीटीएक्स, लेकिन यहाँ पे बात करें वर्ड की, सॉरी एमएस वर्ड की, तो डॉट डीओसीएक्स होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, डॉट डीओसीएक्स। और यहाँ पे बात करें टेक्स्ट फाइल की तो होगा डॉट टीएक्सटी। डॉट टीएक्सटी अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन आपको दिखता है तो आप समझना कि टेक्स्ट फाइल है। कौन सी फाइल दोस्तों, टेक्स्ट फाइल है, ओके। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, डॉट पीपीटीएक्स होगा पावर पॉइंट के लिए। और पावर पॉइंट क्या काम आता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम आता है दोस्तों। क्या आता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। सवाल आ जाए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी होता है, तो वो होता है पावर पॉइंट दोस्तों। कौन सा दोस्तों, पावर पॉइंट होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला है दोस्तों 39वां, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। पहला कंट्रोल प्लस आर, दूसरा कंट्रोल प्लस एफ, तीसरा ऑप्शन कंट्रोल प्लस एच, या फिर कंट्रोल प्लस जी। बताइए दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस आर होती है, कंट्रोल प्लस एफ होती है, या कंट्रोल प्लस एच होती है, या कंट्रोल प्लस जी होती है। जल्दी बताइए दोस्तों, फाइंड और रिप्लेस करने के लिए आपके पास है 10 सेकंड का समय। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की काम लेते हैं दोस्तों, वो लेंगे दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एच। क्या लेंगे दोस्तों, कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करेंगे हम। किस किस का सही है भाई कंट्रोल के साथ में एच, अगर आपको पता है तो बताइए दोस्तों किस किस का सही है कंट्रोल एच, किस किस ने किया था। अब चलते हैं दोस्तों अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल है दोस्तों यहाँ पे 40वां। क्लास फिनिश कर देंगे दोस्तों, गहरी सांस ले लीजिए क्योंकि बहुत देर से बोर हो रहे थे मेरे से आप, तो क्लास फिनिश कर रहे हैं अब। थीसर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों। थीसर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला स्पेलिंग चेक करने के लिए, दूसरा समानार्थक शब्द खोजने के लिए, तीसरा ऑप्शन पेज सेटअप के लिए, और चौथा है दोस्तों प्रिंट करने के लिए। बताइए दोस्तों थीसर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन स्पेलिंग चेक करने के लिए, समानार्थक शब्द खोजने के लिए, पेज सेटअप के लिए, या प्रिंट करने के लिए। आपके पास है 10 सेकंड का समय, दीजिए इसका आंसर क्योंकि अंतिम सवाल है। मैं चाहता हूं अंतिम सवाल का जवाब तो आप सही से दे दो। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, समानार्थक शब्द खोजने के लिए दोस्तों। क्या दोस्तों, समानार्थक शब्द खोजने के लिए। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, समानार्थक शब्द खोजने के लिए। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी मेरी ये, अब लेता हूं मैं आपसे विदा, ठीक है। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आगे भी क्लास ऐसी लाता रहूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। और लेकिन साथ में क्या करोगे, सारी क्लासों का आप रिवीजन करोगे एक बार, ठीक है। तो सारी क्लास का रिवीजन करना आपके हाथ में। अगर आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो तो, और आप चाहते हो कि भाई मैं अच्छी तरह कंप्यूटर सीख जाऊं, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी। और अंत में अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये क्लास कैसी लगी, मतलब इस क्लास के बारे में आपका क्या रिव्यू है, वो रिव्यू आप दीजिए आराम से कि सर हमको क्लास में ये समझ में आया। और ऐसे कितने क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से बताओ मुझे 40 में से 40 किसके सही है भाई। ऐसा कोई शख्स है जिसके 40 में से 40 क्वेश्चन सही है, जल्दी बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। और हाँ, जिसके 40 में से 35 सही है वो बताना, और जिसके 40 में से 30 से कम सही है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मुझे पता लगेगा कि भाई किसके 40 में से 40 सही है, किसके 40 में से 30 सही है, आप बताइएगा। और ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना इस क्लास को, क्योंकि मैंने एक तरीके से घंटे भरी क्लास हो चुकी है, 1 घंटे की पूरी। तो मैं चाहता हूँ कि क्लास का फ़ायदा आपके दोस्तों को भी मिले, और साथ में मुझे बताना कि अगली वीडियो में कितने क्वेश्चन आपको चाहिए, ठीक है। और अगर आप मेरी पूरी क्लासेस देखते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। रीज़न क्या है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँ आपके लिए, और सारे क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट लेके आता हूँ दोस्तों। तो क्लास पूरी देखा करो मेरी, और साथ में इनका आप जवाब भी दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप क्लास पूरी देखोगे, और उम्मीद है आप अच्छी मेहनत भी करोगे, ठीक है। मेहनत करना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरी क्लास देखना भी जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि बस 2x में लगा ली और बस सुन लिया, सुनने से कुछ नहीं होता दोस्तों। साथ में आप प्रैक्टिस भी कीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे उनको आप नोटबुक में लिख लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।